हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट कम्युनिटी की या कम्युनिटी इकोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्युनिटी या पादप समुदाय हम किसे कहते हैं। तो अ कम्युनिटी इज़ एन assemblage ऑफ प्लांट एंड एनिमल populations दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया और हैबिट। मतलब कम्युनिटी क्या है? प्लांट और एनिमल की पॉपुलेशंस है टोटल, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट के अंदर रहती हैं। मतलब एक कम्युनिटी में अलग अलग स्पीशीज़ की कई सारी पॉपुलेशन होती हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन होती है सिर्फ एक ही तरह की, एक ही जाति के प्लांट्स के समूह या एनिमल्स के समूह को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ communities. Each biotic community exhibits a number of characteristics such as diversity, density, dominance, composition and stratification. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की, जिसका मतलब है जैव विविधता। अ बायोटिक कम्युनिटी हैज़ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स। मतलब कम्युनिटी के अंदर जैव विविधता होती है, मतलब अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं, अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीकम्पोजर्स होते हैं। विद इन दीज स्पीशीज डाइवर्सिटी सम पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड मोर देन अदर्स इन द कम्युनिटी बिकॉज दे शेयर ए हाई परसेंटेज ऑफ एनर्जी फ्लो। मतलब जिन सिस्टम्स के अंदर या जिन कम्युनिटीज़ के अंदर जिन पॉपुलेशंस के अंदर एनर्जी फ्लो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं उन कम्युनिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू द अदर। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, मीन्स वृद्धि, स्वरूप तथा संरचना। कम्युनिटी इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स। तो जैसे कि वृक्ष हो सकते हैं, ग्रोथ अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग ग्रोथ सकते हैं, ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, मॉसेस हैं आदि। प्रत्येक वृद्धि रूप में कई प्रकार के पौधे हो सकते हैं। जैसे मुख्य वृद्धि रूप वृक्ष में सदाबहार वृक्ष हो सकता है, ठीक है। कोई भी जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, बड़ी पत्तियों वाले या छोटी पत्तियों वाले वृक्ष हो सकते हैं। तो ये सभी जो भी ग्रोथ फॉर्म्स हैं, ये स्ट्रक्चरल पैटर्न को निर्धारित करते हैं। किसी भी कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करता है? इन जो ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स पर डिपेंड करता है। और ये जो भी ग्रोथ फॉर्म्स हैं, ये हर कम्युनिटी के अंदर हॉरिजॉन्टल लेयरिंग या वर्टिकल लेयरिंग के अंदर क्या होते हैं, ये व्यवस्थित रहते हैं, जिसको कि हम स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है डोमिनेंस। इन ईच कम्युनिटी वन और अ फ्यू स्पीशीज डोमिनेट ईदर इन नंबर्स और इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बोथ ओवर द अदर स्पीशीज़। मतलब हर एक कम्युनिटी के अंदर कुछ स्पीशीज़ डोमिनेट करती हैं, या तो उनका नंबर ज़्यादा होता है या उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बाकियों से डोमिनेटिंग होती हैं, या वो दोनों ही तरह से दूसरी स्पीशीज़ को डोमिनेट करती हैं। तो ऐसी जो डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं जो कि कम्युनिटी में डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं, वो कहलाती हैं इकोलॉजिकल डोमिनेंस कहलाती हैं। ओके। और अब हम एक और चीज़ बात करते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ ओपन होती हैं और कुछ क्लोज्ड होती हैं। ओपन कम्युनिटीज़ का मतलब होता है कि जब उन कम्युनिटीज़ के अंदर जो जीवों की सघनता नहीं होती, मतलब वो बहुत डेंस नहीं होते, तो जो दूसरे जीव भी या दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स भी आकर वहाँ पर क्या हो सकते हैं? एस्टेब्लिश हो सकते हैं। उसको हम कहते हैं ओपन कम्युनिटी। पर एज़ कॉन्ट्रेरी टू दिस, जब क्या होता है, जो कम्युनिटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या पॉपुलेशन है वो बहुत सघन हो जाती है, डेंस हो जाती है, तो नए जीव उसके अंदर सम्मिलित नहीं हो सकते, और वो कम्युनिटी अब कहलाती है क्लोज्ड कम्युनिटी कहलाती है। Then comes the succession. Succession is very important in development of community. Community develop as a result of directional change change in it with time. Succession को हम हिंदी के अंदर कहते हैं अनुक्रमण। इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको मैंने पिछले अपने वीडियो में, प्लांट सक्सेशन की वीडियो में आपको बता दिया है कि सक्सेशन क्या प्रोसेस है और किस तरह से एक डायरेक्शन में चलते हुए टाइम के साथ साथ
कम्युनिटी किस तरह से डेवलप होती हैं, तो आप इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। देन ट्रॉफिक लेवल्स, हम इनको भी एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप इनको अच्छे से समझ में आ गया आपको पिछले वीडियो को देखते हुए कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। तो देयर आर 3 ब्रॉड ट्रॉफिक लेवल्स इन ए कम्युनिटी विच आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। इसको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ या एक्सक्रीटा के, जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं पिरामिड्स की। पिरामिड्स भी आप एक्सप्लेन पिछले चैप्टर्स के अंदर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, पर चूंकि क्या है ये कम्युनिटी के एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज़ के अंदर हर एक चीज़ आती है, तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता ही है अलग अलग तरह के पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास। तो सबसे पहले नीचे पिरामिड्स के बेस पे अधिकतर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। उसके ऊपर क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और इसी तरह से इनके अंदर एनर्जी फ्लो होता है। एनर्जी फ्लो आपको पता है अलग अलग लेवल्स के ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर एनर्जी का लॉस होता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ अवेलेबल होती है, ट्रॉफिक लेवल 1 पे, दैट इज़ प्रोड्यूसर्स पे, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, फिर उसके बाद सेकेंडरी एंड सो ऑन टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो इस तरह से you know about the trophic levels, you know about the pyramids and you know about the flow of energy in an ecosystem। पर ये सब किसके अंदर आएगा, characteristics of community के अंदर, इसलिए हम इसको यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो ये सारा है अलग अलग किस तरह से ये पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज़ हैं। ओके, तो आप जस्ट गो थ्रू दैट। द पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज़ भी सेम ही है। यदि टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी के अंदर जाएंगे तो नीचे पिरामिड्स के अंदर प्लांट्स आएंगे। यदि आप किसी एक्वेटिक उसके अंदर जाएंगे तो और प्रोड्यूसर्स की जगह एल्गी आएगी। यदि आप ओशियंस को लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे। ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का डायग्राम है अलग अलग लेवल्स के अंदर। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम एट ईच ट्रॉफिक लेवल, only a small portion of energy, approximately 10% is transferred to the next level, जो कि अब एनर्जी फ्लो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। देन कम्स द फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, वो भी अपन पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, पर चूंकि ये कम्युनिटीज़ का एक पार्ट है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज़ के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से रिवाइज कर लीजिए। ये एलिमेंट, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, ठीक है, ये हमने एक फूड चेन आपको डिस्क्राइब कर रखी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है साइज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज़, जो कि अब हम इस चैप्टर के अंदर एक नया पढ़ेंगे। ओके, तो साइज़ क्या है, communities may be small, consisting of few species population in a small space, or large comprising several species population in a large area। तो कम्युनिटी बहुत छोटी भी हो सकती है जिसमें सिर्फ थोड़ी सी स्पीशीज़ हो, पॉपुलेशन की स्पीशीज़ हो सकती हैं और वो छोटे से एरिया में हो सकती है, या फिर वो बहुत बड़ी भी हो सकती है बहुत सारी पॉपुलेशंस के साथ और एक लार्ज एरिया के अंदर हो सकती है। लार्जर वंस एक्सटेंड over areas of several thousand of square kilometers as forest and others such as deserts। तो जो larger one है वो forest हो सकते हैं, deserts हो सकते हैं। Very small size communities are the group of microbes in such microhabitats as leaf surface, fallen log, लिटर, सॉइल एक्सेट्रा। और जो छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं वो किसकी हो सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो सकती हैं। वो लीव सरफेस पे भी हो सकती हैं, किसी लकड़ी के लॉक पर भी हो सकती हैं, सॉइल में भी हो सकती हैं। तो ये जो साइज़ ऑफ कम्युनिटी है वो छोटे से लेकर बड़ा तक कितना भी हो सकता है। ओके, स्ट्रक्चर, द कम्युनिटी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी रेडिली डिस्क्राइब बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। Communities usually categorized by the ecologist in various ways, primarily based of habit features like water availability, high exposure of light और other habitat features। मतलब जो कम्युनिटीज़ को किस तरह से कैटेगराइज किया है इकोलॉजी के अंदर, किसके बेस पर, उनकी हैबिटेट के बेस पर, लाइक उनमें वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, एक्सपोजर टू हीट और लाइट कितना है,
फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, प्लांट कम्युनिटीज़ में भी हाइड्रोफिटिक जो कि एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहती हैं, मीज़ोफिटिक जो कि मॉडरेटली मॉइस्ट सॉइल हैबिटेट्स के अंदर रहती हैं, एंड ज़ीरोफिटिक जो कि ड्राई या एरिड हैबिटेट्स के अंदर रहती हैं। Okay, now spatial. The way of ultimate distribution of species relative to each other in a particular habitat shared by several species, each of the species usually confined to its own माइक्रो हैबिटेट और स्पेशियल। इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी स्पीशीज़ हों उस कम्युनिटी के अंदर, पर हर एक स्पीशीज़ की क्या होती है, अपना एक ओन कन्फाइंड जोन होता है। हर एक स्पीशीज़ का अपने कन्फाइंड जगह होती है, जिससे कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके कि वो उनका क्या कहलाता है, नीश कहलाता है। द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रीज आर स्ट्रेटिफाइड इनटू सेवरल डिफरेंट लेवल्स, ईच लेवल इज़ द हैबिटेट ऑफ डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ स्पीशीज़। ओके, ये तो स्ट्रैटिफिकेशन का है चीज़। चलिए अब हम स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन की यदि हम बात करें संगठन की, तो जो कम्युनिटी है वो छोटा या बड़ा किसी भी तरह का हो सकता है। वे पादप और संगठन के दृष्टिकोण से हम उनको दो प्लांट्स के अंदर दो तरह से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। वे प्लांट्स जिनको नष्ट कर देने से पादप समुदाय के संगठन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको यदि आपने कम्युनिटी से हटा भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनको हम और दूसरे वो प्लांट जिनको हटाने से कम्युनिटी पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो जो दूसरी श्रेणी के पौधे अपनी वृद्धि एवं बल्क से आवास को मॉडिफाई करते रहते हैं, तो ऐसे पौधे जिनको हटाने से फ़र्क पड़ता है वो क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट पौधे कहलाते हैं, ठीक है। समुदाय का नामकरण भी उसकी प्रभावी जाति के आधार पर ही करते हैं। मतलब समुदाय का जो भी नाम है, जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी है या एक्वेटिक कम्युनिटी है या फ्रेश वाटर कम्युनिटी है, तो वो हम किस पर डिपेंड करेगा, उसके नाम पर। हम जो भी डोमिनेंट स्पीशीज़ है उसके नाम पर हम उनका नामकरण करते हैं। किसी भी समुदाय में प्राय एक ही जाति के पौधे प्रभावी होते हैं, कभी कभी एक से अधिक जातियां भी प्रभावी हो सकती हैं। अगर यदि एक ही जाति का प्लांट्स उस कम्युनिटी में प्रभावी हो तो उस समुदाय को हम कहते हैं ससंग, दैट इज़ कॉन्सोसिएशन। और यदि एक से अधिक जातियां यदि उस कम्युनिटी में प्रभावी हैं तो वो कहलाता है एसोसिएशन, ओके, सहसंग। तो ससंग और सहसंग, कॉन्सोसिएशन एंड एसोसिएशन। कॉन्सोसिएशन जब एक ही जाति के प्लांट्स प्रभावी हों और एसोसिएशन जब एक से अधिक जाति के प्लांट्स प्रभावी हों। अब स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, प्लांट समुदाय का निर्माण करने वाले विभिन्न पादप एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर पादप समूह की निश्चित संरचना करते हैं। और ये व्यवस्था क्रम कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। ये जैसे मैंने वर्टिकल बना सकता है। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं हॉरिजॉन्टल रूप से वो किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। तो एक पादप समुदाय को हॉरिजॉन्टल रूप से या क्षैतिज रूप से अनेक उप समुदाय में जो जीवन रूपों या लाइफ फॉर्म्स या पारिस्थितिक संबंधों की इकाई होते हैं विभक्त कर सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल विभाजन क्या कहलाता है, जोनेशन का निर्माण करता है। जैसे हिमालय पर्वत पर ऊंचाई के साथ वनस्पति के विभिन्न जोन पाए जाते हैं, जैसे डेजर्ट फॉरेस्ट भी इस प्रकार के अनुक्षेत्र पाए जाते हैं जीवों या पौधों का। फिर उसके बाद हम वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन है। वर्टिकल मतलब अलग अलग हाइट पर किस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन किया गया है। तो जैसे सबसे पहले नीचे क्या है, ग्राउंड लेयर है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्मॉल हर्ब्स मिलेंगे, फिर श्रब्स मिलेंगे, फिर अंडर स्टोरी लेयर है, कैनोपी लेयर एंड इमर्जेंट लेयर्स हैं। तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, जो कि हाइट के हिसाब से अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। एक समुदाय के सभी पौधे समान ऊंचाई के नहीं होते और न ही आवास स्थल में एक ही ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। भिन्न भिन्न जातियां भिन्न भिन्न ऊंचाई की होती हैं तथा भिन्न भिन्न ऊंचाई पर व्यवस्थित रहती हैं।
ऊंचे वृक्षों के नीचे झाड़ियाँ और झाड़ियों के स्तर के नीचे शाकीय पौधे और सबसे नीचे मॉस होते हैं, शैवाल होते हैं, लाइकेन्स हो सकते हैं। अतः ऊंचाई के अनुसार या वृद्धि रूपों के अनुसार वनस्पति के विभिन्न भिन्न स्तर बनाए जाते हैं, जिससे कि समुदाय के जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर लाइट मिल सके और जितने भी उनको और अन्य जो भी कारक हैं उनकी वृद्धि के लिए उनका वो मैक्सिमम उपयोग कर सकें। ओके, नाउ द इट इज़ द टाइमिंग ऑफ अब टेम्पोरल स्पीशीज़ क्या होता है? इट इज़ द टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस एंड एक्टिविटी ऑफ स्पीशीज़, दिस स्पीशीज़ आर कॉल्ड टेम्पोरल स्पीशीज़। इसका मतलब है कि अलग अलग टाइम पर कम्युनिटी में अलग अलग स्पीशीज़ की अपीयरेंस होती है, उन्हें हम कहते हैं टेम्पोरल। फॉर एग्जाम्पल मैनी डेजर्ट एंड एनिमल्स आर डॉर्मेंट मोस्ट ऑफ द ईयर। अधिकतर जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स क्या होता है? डॉर्मेंट रहते हैं अधिक साल के काफ़ी टाइम तक। दे इमर्ज और जर्मिनेट इन रेस्पॉन्स to seasonal rains. Other plants stick around year round, having evolved adaptation to resist drought. इसका मतलब है भी कई प्लांट्स कभी डॉर्मेंट होते हैं फिर जर्मिनेट करते हैं, उसमें दूसरे प्लांट से उनका जर्मिनेशन टाइम अलग होता है, तो सबकी जो सीजनल रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। Scale, the size of a community provided that the area or habitat is well defined. A community can be a system of almost any size, from a drop of water to a rotting log to a forest to a surface of the Pacific Ocean, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये मैं फोटोग्राफ है इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो कम्युनिटी का साइज़ है, जैसे आप इस लीफ में देख रहे हैं, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर से लेकर पैसिफिक ओशियन तक हो सकता है। अब ये वर्टिकल स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रेटिफिकेशन बताया था उसकी डिटेल्स हैं। ये वर्टिकल स्ट्रक्चर इज डिटरमिन लार्जली बाय द लाइफ फॉर्म्स ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर साइज, ब्रांचिंग एंड लीव्स विच इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ लाइट। उसके आधार पर क्या बना है? स्ट्रक्चर ऑफ ए वेल डेवलप्ड फॉरेस्ट हैज़ अप टू 5 लेयर्स, 5 लेयर्स और 6 इन अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो अलग अलग जो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशंस के अंदर क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर आपको 6 लेयर्स दिखेंगी। सबसे पहले कैनोपी। क्या होती कैनोपी? द प्राइमरी साइट ऑफ एनर्जी फिक्सेशन, तो फोटोसिंथेसिस विच हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट पेनेट्रेट्स टू लोअर लेयर्स। ओके, देन कम्स द अंडर स्टोरी, मतलब सबसे ऊपर क्या है? कैनोपी, मतलब बिल्कुल जो भी सबसे ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हैं वो किसके अंदर आएंगे? कैनोपी के अंदर। देन अंडर स्टोरी जनरली कंसिस्ट ऑफ टॉल श्रब्स, तो सबसे पहले ट्रीज हो गए, उसके बाद टॉल श्रब्स आ गए, एंड अंडर स्टोरी ट्रीज एंड यंगर ट्रीज, तो सबसे पहले हायर ट्रीज जो कि बहुत ऊंचे हैं, उसके बाद अंडर स्टोरी ट्रीज जो कि उनसे नीचे हैं वो आते हैं। Then comes the shrub layer, a layer of small to medium shade, ये क्या होते हैं? मीडियम शेड टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? नीचे ग्राउंड लेवल पे फिर हर्ब्स आ गए। ओके, और हर्ब्स के बाद फिर क्या हो गया? फॉरेस्ट फ्लोर। अब फ्लोर किससे बना होता है? द साइट where decomposition takes place and where the nutrients are released from decaying organic matter और रिफ्यूज बाय द फॉरेस्ट प्लांट्स। तो ये 5 लेयर्स तो हो गई कि किसी भी फॉरेस्ट के अंदर कहाँ से स्टार्ट हुए? पहले कैनोपी, फिर अंडर स्टोरी, देन कम्स द श्रब लेयर, देन हर्ब और ग्राउंड लेयर एंड देन द फॉरेस्ट फ्लोर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो में है 6 लेयर। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनके अंदर एक छठी लेयर भी होती है जिनको हम कहते हैं इमरजेंट्स। इमरजेंट्स आर ट्रीज दैट रेज अबाउ द जनरल कैनोपी, मतलब वो उनसे भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर अबाउ द जनरल कैनोपी से भी जो नेक्स्ट प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इमरजेंट्स कहलाते हैं। ये क्या हो गया? वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है कम्युनिटीज़ का, जिससे कि वो अलग अलग हाइट पर होते हैं और उनको प्रॉपर लाइट मिल सके। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल, मतलब कि एक लेवल पर जब हॉरिजॉन्टली उनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़ की, कि प्लांट कम्युनिटीज़ किस तरह से ओरिजिनेट होती हैं। तो 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इकोलॉजी की। सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि मतलब सिंगल यूनिट हो गया।
उन इंडिविजुअल से क्या बनते हैं, पॉपुलेशन। सेम इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशंस। और अलग अलग इंडिविजुअल्स की जो पॉपुलेशन है वो मिलके क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। फिर कम्युनिटी से क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम से बायोम्स बनते हैं और फिर बायोम से बायोस्फीयर बनता है, जो कि आपको पहले से पता है। अच्छा, अब हम यदि बात करें कि जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मतलब इसका जो उद्भव है, कम्युनिटी का किस तरह से विकास होता है, तो इसके लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, सक्सेशन पर जाना पड़ेगा। तो सक्सेशन पर जाने के लिए द फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहिबिटेट एन एरिया इज कॉल्ड द पायोनियर कम्युनिटी। ओके, तो पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, मतलब जब स्टार्ट हो रही होती है कम्युनिटी बनना, और कुछ जो भी स्पीशीज सबसे पहले आती है, तो वो क्या कहलाए, जो सबसे पहले डेवलप कम्युनिटी होती है वो क्या कहलाती है, पायोनियर कम्युनिटी। द लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी इन एन एरिया इज कॉल्ड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ओके, उसके बाद जब फाइनल चीज़ हो जाती है कि भाई फाइनली ये कम्युनिटी फिक्स हो चुकी है, तो वो क्या कहलाती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है। और इन बिटवीन जितनी भी स्टेजेस हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, सीरियल कम्युनिटीज़ कहलाती हैं। प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, मतलब सबसे पहले न्यूडेशन, कि इन दिस प्रोसेस द ओल्ड कम्युनिटी इज डिस्टर्ब बाय सम फैक्टर्स लाइक इरोजन, फायर, फ्लड। सपोज कोई कम्युनिटी है, वो क्या हो गया, कंप्लीट उसका डिस्ट्रॉय हो गई है, वो डिस्टर्ब्ड हो गई, उसे हम कहते हैं न्यूडेशन। को जो डिस्टर्बेंस है वो किसी भी वजह से हो सकता है, फायर से हो सकता है, फ्लड से हो सकता है, एक्सेट्रा। Now next come the invasion. Invasion का क्या मतलब है, in this process the barren area is occupied by a new community. That means जो पुरानी कम्युनिटी थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई because of some natural disasters. उसके बाद कुछ कम्युनिटीज़ आई, उन्होंने उसको ऑक्यूपाई किया उस barren एरिया को, फिर दैट इज़ वो क्या कहलाता है, इन्वेजन। Next come the establishment. In this process the new community will adjust itself in their behavior. उसके बाद वो जो नई कम्युनिटीज़ आई उन्होंने अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद इन्होंने एग्रीगेशन किया, मतलब वहाँ पर वो इंक्रीज़ हुई नंबर में, अपने आप को उन्होंने एग्रीगेट कर लिया, कई समूह बना लिए। देन कम्स द रिएक्शन। इन दिस प्रोसेस द कम्युनिटी विल मॉडिफाई द इकोसिस्टम। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से कम्युनिटीज़ का डेवलप होता है। या तो कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, प्राइमरी कम्युनिटीज़ होती हैं, जो कि मतलब स्टार्टिंग नई वहीं से ही बनती हैं, और कुछ होती है सेकेंडरी कम्युनिटीज़, मतलब जहाँ पर ऑलरेडी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट थी और उसके बाद वो वहाँ पर दूसरी नई कम्युनिटीज़ बनी हैं, जो कि आप इनकी डिटेल्स आप प्लांट सक्सेशन वाले वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद एक टर्म है इकैसिस। इट इज़ द एबिलिटी of some migrating plant species having arrived at a new site to germinate, grow and reproduce successfully. मतलब जो भी माइग्रेटिंग प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, अराइव होते हैं नई साइट पे, जर्मिनेट होते हैं, ग्रो होते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं सक्सेसफुली, while others fail to become established in the new environment. तो इकैसिस इज नथिंग, इट इज़ द बायोलॉजिकल इन्वेजन, कि आप किस तरह से आ रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी जो भी कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू इट, जो कि आपके बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, और इकोटोन्स क्या होते हैं, इकैट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भी क्या कम्युनिटी का पार्ट है। क्योंकि अब कम्युनिटी के अंदर भी क्या है कि देयर इज़ नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन कि एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में कब है, तो वो बीच का पार्ट क्या कहलाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा एक जनरल कम्युनिटी के बारे में कि उसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में लेक्चर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट कम्युनिटी को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्या क्या करैक्टर्स होते हैं, क्वालिटेटिव करैक्टर्स एंड क्वांटिटेटिव करैक्टर्स। ओके, थैंक यू सो मच।